हाँ दोस्तों, क्या ये महज इत्तेफाक है कि एनडीए की सहयोगी पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश का बयान एक ही दिन में आए और जिसे ममता और उद्धव के लिए एक उम्मीद के तौर पर देखा जाए? आखिर वो कौन सा फोन कॉल है जिसे दिल्ली घुमाने के बाद में नायडू की तरफ से कहा जा रहा है उनसे जोड़कर कि दिल्ली इससे टेंशन में आ गई? क्या ये महज इत्तेफाक है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के खासम खास रेवंत रेड्डी की तारीफ करें तो दूसरी तरफ नारा लोकेश ये कहें कि सांसदों और विधायकों के टूट जाने से या चले जाने से कुछ नहीं होता है, असली ताकत तो पार्टी, संगठन और उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। दोस्तों, विस्तार से आपके सामने एक एक परत खोलते हैं इस पूरी खबर का। अगले चंद मिनट प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर रहें ताकि आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जो आपको 3-4 वीडियोज़ में अलग अलग जगहों पर मिलेंगे उसे ज़रूर जानें और समझ लें कि देश की राजनीति किस करवट बैठती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक तरफ जहां पर धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा हो या फिर वो मध्य प्रदेश वाले मुख्यमंत्री बेअथा ज़मीनें हथियाने वाला मुद्दा हो या फिर एक और मंत्री इन्हीं की सरकार के जो अपने ही विभाग से 1 करोड़ रुपए सब्सिडी लेकर के चुपचाप बैठे हों, या फिर नीट पेपर लीक समेत महाराष्ट्र में टीटी पेपर का लीक हो जाने के बीच में कॉकरोच जनता पार्टी के युवा हो या फिर राहुल गांधी के युवा कार्यकर्ता, युवा टीम और एनएसवाई के लोग, चौतरफा दबाव जो इस तरीके से सरकार को घेरा रखा है उसमें अब कईयों के मंत्री पद जाने पर इस वक्त सरकार अपने अंतिम दौर में फैसला ले रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया था कि कैसे नायडू ने राहुल गांधी के खासम खास व्यक्ति की सीएम की तारीफ की, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने जो कहा इसकी चर्चा अचानक बढ़ गई। उनके बयान को ममता और उद्धव के लिए एक ताकत के तौर पर माना जा रहा है। नारा लोकेश क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी ताकत उसके विधायक या सांसद नहीं होते, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका संगठन, उसकी विचारधारा, उसके समर्पित कार्यकर्ता। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में आया जब ममता और उद्धव अपने कठिन दौर से गुजर रहे हैं। नारा लोकेश ने इस मौके पर 2019 में टीडीपी को इसी बीजेपी द्वारा तोड़े जाने का जिक्र कर कहा कि वो हमारे लिए मुश्किल दौर था, मगर जब संगठन जीवित रहता है तो पार्टी को कोई छीन नहीं सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने टीएमसी के लीडर अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र करके कहा कि एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में 1 दशक से ज़्यादा समय बिताने के बाद टीएमसी के साथ ऐसा हुआ। जब मैं देखता हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है तो मैसेज साफ है कि हम अपनी आइडियोलॉजी के लिए खड़े हैं। एक रीजनल पार्टी के तौर पर हमें कोई हिला नहीं सकता है। जाहिर तौर पर ये वो बयान है जो मौजूदा वक्त में केंद्र की सरकार के लिए कटाक्ष के तौर पर माना जा रहा। मगर इस बीच में दोस्तों, नायडू को लेकर के जो ये कहा गया कि उन्होंने जैसे ही, हालांकि ये कोई ऑफिशियल कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की खासम खास की तारीफ की थी, कहा गया कि दिल्ली से किसी दूत ने साहब के नायडू से फ़ोन किया और ये समझने की कोशिश की कि साहब ये करने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद नायडू ने बाकायदा फ़ोन करके इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं, मौजूदा सिनेरियो के बावजूद जो कि वो एनडीए में हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी। दोस्तों, नायडू ने जिस तरीके से तारीफ की थी उसको एक यूज़र ने लेकर के क्या लिखा था कि बीजेपी के सहयोगी अब कांग्रेस नेता की तारीफ कर रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ में मुख्यमंत्री नायडू क्या कहते हैं? शिव कुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revanth Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. दोस्तों, ऐसे में कई सारे राजनीतिक बुद्धिजीवी और वरिष्ठ पत्रकार जो दशकों से दक्षिण भारत और केंद्र की राजनीति को कवर करते हैं, उनकी नज़र में दरअसल मौजूदा वक्त में नायडू खामोश चुपचाप बैठकर एनडीए की दुम पकड़ करके रहने वाले नेताओं में से नहीं है। वो अपने लिए एक प्लान बी, सी और डी तैयार रखते हैं। तो क्या नायडू प्लान बी की तरफ बढ़ रहे हैं? दोस्तों, बीते दिनों खुद चंद्रबाबू नायडू के एक बयान से कैसे केंद्र की सरकार की पोल खुलते हुए देखी गई और माना गया उसे
उन्होंने कहा था कि फिर से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट परिसीमन को पूरा करने के लिए सब कुछ सरकार कर रही है। मतलब ममता की टीएमसी तोड़ना हो, उद्धव की शिवसेना को तोड़ना हो, या शरद पवार की एनसीपी के सांसदों पर डोरे डालना, अखिलेश की सपा की घेराबंदी करना, ये सब मोदी शाह का अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। नायडू अनजाने में उस वक्त कह गए थे मोदी सरकार फिर से संसद में परिसीमन बिल पेश कर पारित कराना चाहती है, मगर सरकार ने बिल पेश करते समय उस वक्त ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं की थी जिसे उसे करना चाहिए था। दोस्तों, नायडू के इसी बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चंद्रबाबू नायडू को समझाते हुए कहा था कि जिस तरीके से सरकार का परिसीमन वाला प्लान है, देखने में सिंपल 50% का इजाफा लगता है राज्यों में सीटों के हिसाब से, मगर बड़ी चालाकी से इसमें मोदी शाह ने पेच फंसा रखा है, क्योंकि इसके जरिए वो अपना मकसद हल करना चाहते हैं लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए। क्योंकि हिंदी भाषी बड़े राज्यों में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, 48 सीटें हैं, या इस जैसे राज्य हैं वहां 50% इजाफा करके इतनी सीटें बढ़ा लेंगे जहां वो जीत कर सत्ता में बने रहेंगे, क्योंकि इसका असली फायदा बड़े आबादी वाले राज्यों को ही मिलेगा। थरूर ने नायडू को उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर किसी की सैलरी 2 लाख रुपए और दूसरी की सैलरी 20,000 रुपये, दोनों की सैलरी में 50% बढ़ोतरी हो जाए तो प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी बराबर है, लेकिन दोनों के बीच आय का जो अंतर है बढ़ने का, वो अंतर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी उदाहरण के साथ सीटों के गणित को जोड़ते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाती और केरला की सीटें 20 से बढ़कर महज 30 होती हैं तो प्रतिशत के हिसाब से तो दोनों राज्यों में 50% का इजाफा हुआ, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सीटों का संतुलन 60 से बढ़कर 90 हो जाएगा। जाहिर है, सिंपल बात है। और बखूबी इस बात को समझ करके और इसी के हिसाब से गुणा गणित करके मोदी शाह की सरकार ये सब कुछ ला रही है। अभी कुछ महीने पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के एक सनसनीखेज बयान के बाद भी काफ़ी हलचल मची थी कि साहब पिछले साल उन्होंने दावा किया था कि आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी नेता नायडू कांग्रेस और राहुल गांधी के संपर्क में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मध्यस्थता की भूमिका अदा कर रहे हैं। रेड्डी ने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच रेड्डी हॉटलाइन बने हुए हैं। अपने दावे के समर्थन को सही करार देते हुए उन्होंने कहा था कि क्या कांग्रेस ने टीडीपी के खिलाफ कोई बयान दिया। और दोस्तों, जब जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं आते राहुल गांधी उस तेवर के साथ, दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी उस वक्त हुए थे, और उसके बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद, हालात बदलने के बाद में जिस अंदाज में जिस तरीके से स्थितियाँ थीं, उसको लेकर के जगन मोहन रेड्डी ने जो बातें कही। लेकिन अब आज के सिनारियो में ये कितना संतुलित और फिट बैठता है। अब दोस्तों, मौजूदा समय में एनडीए में नायडू का समीकरण बिगड़ चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी 240 पर थी। पूर्ण बहुमत के 272 के जादुई आंकड़े को छूने के लिए मोदी को अपने सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा। उस वक्त 16 सांसदों के साथ नायडू की टीडीपी, 12 सांसदों के साथ नीतीश की जेडीयू किंग मेकर बनकर उभरे। माना जा रहा था कि तीसरी बार बनी मोदी सरकार की चाबी इन्हीं दो नेताओं के हाथ में है और इनके बिना एनडीए का बहुमत खतरे में ही रहेगा। लेकिन अब 2026 आते आते सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। नीतीश तो आसपास सीन में है ही नहीं है। पश्चिम बंगाल और फिर महाराष्ट्र में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल जिसने न सिर्फ मोदी सरकार को और मजबूत कर दिया, बल्कि नायडू और नीतीश पर सरकार की निर्भरता को खत्म कर दिया। अब अगर नायडू अपनी निर्भरता बढ़ाने में लगे, साथ ही वो ऑप्शन बी पर भी काम कर रहे हैं। अब रेवंत रेड्डी के तारीफ वाले कदम को कई सारे विद्वान बुद्धिजीवी इसी कड़ी से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे ही मोदी शाह परिसीमन पारित करा ले जाएंगे, वैसे ही नायडू नीतीश जैसे किसी की भी मोदी शाह को जरूरत नहीं होगी। इसीलिए सारी जुगत की गई है दोस्तों। तो फिर इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में अब आगे क्या है, क्योंकि नायडू नीतीश जैसे नहीं है कि चुपचाप अपना कुंडली मार करके बैठे रहे। नायडू का तेवर क्लेवर बहुत कुछ कहता है। नायडू के बेटे नारा लोकेश का ये बयान एक तरफ उद्धव और ममता को एक एनर्जी देता है, तो दूसरी तरफ नायडू का ये कदम देश की राजनीति में एक अलग तरीके की, एक अलग फिजा तैयार कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।